हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये अपन चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे और इसमें आपका ये समरूपता वाला चैप्टर है जिसमें अपन ने थ्योरम 11.1 पढ़ी थी पर में। और जो बताया था मैंने आपको थ्योरम में बोलते हैं उसको अपन, और आधारभूत पर में थी आपकी वो वाली। और मैं बताया था आपको इम्पोर्टेंट भी आपको जरूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट की थ्योरम है आपकी 11.2 वाली, ये उसकी उल्टी होती है। मीन्स उससे जो अपने उसमें प्रूव किया है उसका उल्टा है। तो स्टार्ट करते हैं उसको कैसे करना है। 11.2 है थ्योरम आपको लिखा गया है यहाँ पर, है ना। परिमेय आपकी लिखी गई है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। त्रिभुज की बात की गई तो एक फोटो बना लेते हैं पहले अपन। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया अपन इस तरीके से। देखो क्या बोला गया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। मतलब एक रेखा है जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं, ये दोनों भुजाएं इनको समान अनुपात में कर दिए विभाजित करे। तो मान लो एक यहाँ से लाइन बना दिया अपन, इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। तो ये तो ए हो गया अपना, ये बी हो गया, सी हो गया। इसको मान लेते हैं डी है और ये आपका ई है ना। देखो क्या बोला इसने, यदि एक रेखा, ये रेखा है किसी त्रिभुज की, एक त्रिभुज है जिसपे एक रेखा है, दो भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात क्या करे, विभाजित करे, है ना। क्या करे, समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब ये क्या है, दोनों भुजाएं किसी समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो मान लेते हैं अपने कोई तीसरी भुजा है यहाँ पर, एक सपोज अपने पास एक मान लिया कि एक तीसरी भुजा है ये वाली ना। तो इसको अपन नाम दे देते हैं यहाँ पर एफ, है ना। इसने बोला है कि ये क्या है, इसके समांतर होनी चाहिए ना, इस तरीके से। तो अपन ये डायग्राम बन चुका है अपना। तो देखो इसको करते कैसे ना, अपने को इसको आप डेडेस कर लीजिएगा। अब यहाँ से ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना, डेडेस कर देगा आप यहाँ पर। फिर देखिए आप यहाँ पर कैसे करना है। पहले अपन जो दिया है वो लिख लेते हैं इसमें ना, कि क्या आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया है यहाँ, इसको आप ये वाली जो लाइन है इसको अपन एल बोल लेते हैं ना, कि एल है आपकी ये। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक रेखा एल, है ना। एक रेखा क्या है आपकी, एल रेखा है ना। एक रेखा जिसका नाम अपन एल दिया है, एक रेखा एल, ये एल है। मतलब ये डी की बात करते हैं अपन, है ना, डी की ना। रेखा त्रिभुज ए बी सी, रेखा एल त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं को, की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है ना, समान अनुपात में काटती है ना। ये अपन लाइन लिखी, इसके लिए ना लाइन जो दिया हुआ है डी है आपका। तो अगर समान में काटते तो वो क्या देखो, अपने जो थ्योरम पढ़ी थी 11.1 उसमें बताया था मैंने कि अगर मान लो कोई भी त्रिभुज है उसके अगर मान लो समांतर रेखा खींची जाएगी तो उसके जो काटेगी तो वो अनुपात उनका क्या होगा, समान होगा। मतलब ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी आप यहाँ से निकल के आएगा। ये अपने ए बी भुजा की बात की है, और यहाँ पर ए सी के लिए क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई सी बन जाएगा। तो ए ई अपॉन क्या बन गया आपका, ई सी बन चुका है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दिया हुआ है आपको, मैंने लिखा है ना, दिया है आपको। इस चीज़ क्या कर रखा है इसने, क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान अनुपात में विभाजित करें। तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी ना। तो अपने देखो सिद्ध क्या करना है, सीधा आपको इसमें देखो सिद्ध करना है ना, जो डी है बी सी के समांतर हो गया ना। तो देखो डी ई की बात करें अपन, ये किस समांतर है, बी सी के समांतर होगी, अपने प्रूव करना है। या फिर आप एल भुजा बी सी के समांतर है, एल भुजा जो है समांतर है बी सी के, अर्थात करके लिख सकते हैं इसमें अपन की जो आपकी डी है भुजा ये समांतर है किसके, बी सी के। प्रूव करना है इसमें आपको। फिर देखो अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन की, देखो समांतर प्रूव करना है अपने को ना। ये भुजा इसके समांतर है, तीसरी भुजा देखो त्रिभुज की दो भुजाओं काट रही है ना। त्रिभुज की क्या है, दो भुजाओं काट रही है। तो जो बनाई अपने काट रही है, ये काटी ना भुजा, ये तीसरी भुजा क्या समांतर प्रूव करना है ना। दो भुजाओं काट रही है अगर मान लो कोई रेखा, तो ये जो रेखा है, ये रेखा है, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है, समांतर की प्रूव करना है। समझ गए बात को आप, जो लिखा भी है। तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। अब देखो जैसे अपन यहाँ डी एफ लिखा है, ये अपन एक रेखा मानिए कोई भी है ना। तो देखो मान लेते हैं कि ये जो डी है ना, डी ई भुजा, ये बी सी के समांतर नहीं है। देखो अपन ने एक चीज़ देखो, आप चैप्टर नंबर 1 में भी ऐसे होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर मान लो आपको सिद्ध करनी है तो आप उसको उल्टा मान लीजिएगा ना। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं कि मान लेते हैं उत्पत्ति कर रहे हैं इसके अपन ने, उत्पत्ति करना है यहाँ पर लिख देना आप, उत्पत्ति है सोल्यूशन उत्पत्ति। मान लें कि जो डी है भुजा, डी
बी सी के समांतर नहीं है ना, बी सी के समांतर नहीं है, क्या नहीं है, समांतर नहीं है, ऐसा मानते हैं अपन ना कि ये मान लेते हैं कि ऐसा समांतर, इसके समांतर ये नहीं है, तो क्या है, तब एक दूसरी रेखा बनाई अपन ने यहाँ पर डी एफ, है ना, तब जो डी एफ है, डी एफ भुजा बी सी के क्या होगी, समांतर होगी, है ना, समांतर होगी। अपन ने बोला था ना ये समांतर इसके, है ना, तो अपन इसको लिख सकते हैं डी एफ, है ना, डी एफ पैरेलल है आपके बी सी के, ना, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से। फिर एक चीज़ देखो आप यहाँ पर, अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर, देखो ये तो समांतर नहीं है ना आपकी, डी ई समांतर नहीं है, लेकिन डी एफ समांतर है। अगर जब दो भुजा समांतर होती है तो उनका अनुपात क्या होता है, भुजाओं का सेम होता है। तो देखो ए डी अपॉन डी बी आ जाएगा यहाँ से, इस वाली कंडीशन के लिए ना, जब क्या हो डी ई क्या हो, सो डी एफ है ना, डी एफ, तो ए डी अपॉन क्या जाएगा, डी बी आ जाएगा यहाँ से, तो ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, इक्वल में ये तो देखो ए एफ आएगा इस बार ना, क्योंकि ये भुजा मानिए पर समांतर, ये वाली समांतर नहीं है, ये वाली समांतर, तो ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा यहाँ से, ए एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। ये आपका कहाँ से आया वाला, आधारभूत प्रमेय से आया आपका ना, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय ना, आनुपातिक प्रमेय। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा था, उसको जरूर देखिएगा, उसमें पूरा प्रूव कर रखा है अपन ने, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा आराम से ना। तो ये हो चुका है, इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं। और एक चीज़ देखो यहाँ पर, जो अपन ने पहले निकाला था ए डी अपॉन डी बी, है ना, आपको ये चीज़ दिया हुआ है ना, तो अपन देखते हैं, किंतु क्या कर रखा है अपन ने, आपको देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर, ये यहाँ से लाया है ना, तो ए ई अपॉन ई सी, ये आपको क्या कर रहा है, दिया है ना, दिया है, इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, ए डी अपॉन डी बी आ रहा है, यहाँ पे ए डी अपॉन क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, तो जब दोनों ही सेम वैल्यू है तो ये भी सेम हो जाएगी ना। देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसलिए देखो समीकरण 1 व 2 से, है ना, तो क्या होएगा ऐसे, देखो ए एफ बटे में क्या जाएगा, एफ सी आ जाएगा, बराबर में ए ई बटे में क्या आएगा, ई सी आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर नोटिस करो, इसको ए एफ है, ए एफ आया और एफ सी आ रहा है, ठीक है। फिर देखो ए ई और क्या आ रहा है, ई सी आ रहा है ना, ये दोनों चीज़ आ रही है। अगर मान लो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, अपन देखो इसमें एक चीज़ प्लस करते हैं, मान लो अपन दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक चीज़ देखना अब यहाँ पर ना, दोनों पक्षों में 1 प्लस करने पर ना, 1 जोड़ने पर ना, अब देखो 1 जोड़ने से होता क्या है, देखो ना, अगर मान लो आप ए एफ प्लस एफ सी के अंदर +1 कर दो और ए ई अपॉन ई सी में भी क्या कर दो, +1 कर दो ना, तो देखो क्या होता है, एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ बनेगा ए एफ, इससे गुणा हो जाएगा ना, तो एफ सी बन जाएगा, अपॉन में एफ सी आएगा ऐसे यहाँ से, बराबर ये से गुणा हो जाएगा, तो ए ई प्लस में ई हो जाएगा ई सी, है ना, बटे में क्या जाएगा यहाँ पर ई सी आएगा ना। एक चीज़ देखो यहाँ पर ए एफ प्लस एफ सी क्या होता है ना, देखो ए एफ प्लस एफ सी क्या होता है, पूरा ए सी होता है ना, देखो ए एफ यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरा क्या हो जाएगा, आपको ए सी हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ना पूरा टोटल क्या है, ये ए सी है, बटे में क्या आ रहा है, ये एफ सी आ रहा है, बराबर देखो ए ई प्लस क्या ई सी है, देखो ए ई यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक क्या ई सी है, तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए सभी को तो ये भी ए सी बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन यहाँ से ए सी अपॉन में ई सी, समझ जाएगी बात। अब एक चीज़ देखो, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ रहेगा 1, तो 1 अपॉन एफ सी बराबर 1 अपॉन ई सी, इसको इससे क्या कर देंगे गुणा, इसको इससे कर देंगे गुणा, तो दोनों एक तरह से आपको इक्वल आ जाएगी। मतलब यहाँ से आपको जो निकल के आएगा रिजल्ट, क्या निकल के आएगा कि ई सी बराबर क्या है, एफ सी है ना। अब एक चीज़ देखो, इसको थोड़ा देखो यहाँ पर, ई सी बराबर क्या है, एफ सी है, ई सी और एफ सी क्या है, बराबर है, बराबर है तो मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये भुजा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से ई से स्टार्ट होगी मान लो, और ये सी तक और एफ से सी तक बराबर है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये डी एफ लाइन है, ये क्या है, डी ई के ऊपर रखी हुई है ना, तभी तो बराबर होगी ना। अगर मान लो दोनों लाइन अलग अलग होती तो बराबर कैसे होती, है ना। तो आप समझोगे इस चीज़ को कि जो डी एफ लाइन है वो ई के ऊपर है, तभी तो इक्वल होगी ना। मान लो अगर जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए देखो, अगर दो लाइन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये मैंने बोला इसको ए बी है, अगर मैं कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सपोज ये कोई इसकी पास वाली, इसको मैं सी बोला, तो क्या ए बी बराबर बी सी बनेगा क्या, नहीं हो सकता ना, नहीं हो, कब ये कब हो सकता है, जब ये सी पॉइंट भी कहाँ हो, इसके ऊपर हो ना, सी पॉइंट भी कहाँ हो, इसी के ऊपर हो, तभी तो कहेंगे ना अपन कि दोनों बराबर है। लेकिन अपन ने तो प्रूव कर चुके हैं जबकि अपन कि ये दोनों क्या बराबर है। अगर बराबर है मतलब ये दोनों पॉइंट क्या एक के ऊपर ही है, क्या ना। अगर ऐसा होता है तो देखो
इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखो, इसको एक लाइन लिखते हैं अपन यहाँ पर, आप उसको समझिएगा कि एफ सी बराबर ई सी है, उसको आप उल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, ई सी है ना। तो इससे निष्कर्ष निकलता है ना, या फिर ये जब भी आ सकता है, ये तब कब आएगा जब क्या हो, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या संपाती हो। तो लेकिन अपन इससे निष्कर्ष निकलता है ना, इससे क्या होता है, निष्कर्ष निकलेगा अपने पास में, निष्कर्ष निकलता है कि जो आपकी एफ और ई पॉइंट है ना, एफ व ई जो बिंदु है ना, बिंदु एक दूसरे के ऊपर संपाती है ना, संपाती एक दूसरे पर संपाती है ना। एफ संपाती मतलब देखो क्या होता है, देखो एक चीज़, जैसे एक वर्ड आया यहाँ पर संपाती, संपाती है ना, अर्थात क्या बनेगा देखो, अर्थात जो आपकी डी ई लाइन है वह डी एफ है ना, ये एक के ऊपर स्थित है ना, दोनों एक ही रेखा पर है ना, एक ही रेखा है। अब एक चीज़ देखो, उसको थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अतः बोल सकते हैं अपन, अतः जो डी ई है ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी बी सी के ना, ये अपने प्रूव करना था है ना। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा अच्छे से आराम से। क्या बोला गया था कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा है ना, कोई एक नई भुजा ली है अपन ने, जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में करती है, विभाजित करती है। अपन ने मान लिया कि वो डी भुजा है, फिर इसने बोला था आपको, तो सिद्ध कीजिए आपकी जो तीसरी भुजा है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये जो भुजा है ना, इस डी ई की क्या है, समांतर है। मतलब अपने को डी ई और बी सी क्या करना है, समांतर सिद्ध करना था। तो अपन ने मान लिया कि जो डी एफ है, एक अपन लाइन मानी यहाँ से ड्रॉ कर दी, जब अगर मान लो डी ये वाली भुजा डी ई मान लो इसको दो भागों में बांटेगी, तो इसका अनुपात क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इससे अपन यहाँ से निष्कर्ष निकाला था ये वाला है ना। फिर देखो आप लोग सिद्ध करना था ये चीज़ यहाँ पर कि डी समांतर है बी सी के, अपन लिखा है। उत्पत्ति के अंदर अपन ने माना कि डी एफ एक भुजा है जो इसके पास में लिया अपन ने, और फिर अपन ने बोल दिया कि जो डी है ना, ये डी ये वाली है, ये बी सी क्या है, समांतर नहीं है। अगर समांतर नहीं है तो फिर ये समांतर होगी इसकी है ना, तो ये समांतर है। फिर आपने बोला कि जबकि जो बी सी है वो डी एफ की क्या समांतर, मतलब इस भुजा के तो समांतर मान लिया अपन ने, डी एफ के तो क्या करिए अपन ने समांतर माननी है और डी के नहीं माननी है ना। तो अपन इसको ऐसे लिखा, और जो अपना इसके पहले जो नियम आया था, परिमेय आई थी, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको रेशो में कर दिया आधारभूत नियम से है ना, परिमेय से। तो फिर देखो एक यहाँ पर निकली, एक ये वाली निकली, इससे अपन जानते दोनों में ए डी अपॉन डी बी है, ए डी अपॉन डी बी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल कर दिया अपन ने, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, +1 कर दिया। पता नहीं क्यों, क्योंकि अपने को ये पूरा चाहिए था ना, अपने को ए एफ प्लस एफ सी चाहिए था और ए ई प्लस ई सी चाहिए था, इसलिए अपने क्या किया, दोनों प्लस किया, ऊपर का अपना ए सी बन जाएगा दोनों का, और कटने के बाद में यहाँ से निकल के आएगा। इसका मतलब इससे होता है कि ई सी बराबर क्या एफ सी है, मतलब ई सी और एफ सी क्या बराबरी, मतलब एक दूसरे के ऊपर पॉइंट है ना, संपाती है, तभी तो बराबर होएगा आपका। तो इससे अपन निष्कर्ष निकाल रहा है कि ये बिंदु एक दूसरे पर संपाती वाला उसके ऊपर ही है, और ये जो लाइन है ये भी क्या एक रेखा पर है, अर्थात ये क्या है आपका एक दूसरे के समांतर है ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आप अच्छे से कीजिएगा, इसको एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, और ठीक है, धन्यवाद।